बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो सेशन 2022-23 के लिए आपके जो क्वेश्चन पेपर्स रिलीज किए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, तो उसी क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हिंदी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी आंसर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करें। देखो टाइमिंग 3 घंटे की है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे यहाँ पे 80 हैं। देखो ये तो है आपका वो क्वेश्चन पेपर जो रिलीज किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब इसी क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जब भी आप अपना बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का ना फ्रंट पेज हमेशा थोड़ा चेंज रहता है। क्या यहाँ पे सेट लिखा होगा 1 2 3 4 4 सेट होते हैं, यहाँ पे कोड होता है और इस साइड में एक सीरियल नंबर होता है और ये हमेशा अलग होते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको अपना जो रोल नंबर है एडमिट कार्ड का वो यहाँ पे लिखना होता है, सीबीएसई का रोल नंबर। और कुछ नोट होते हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ जो प्रिंटिंग पेजेस हैं, मुद्रित पेज हैं वो कितने हैं। अगर उतने नहीं हैं या फिर उतने क्वेश्चन जितने 34 है उतने क्वेश्चन नहीं है तो आप अपने एग्जामिनर को बता सकते हो, वो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन का पेपर का लिखने का टाइमिंग है यानी कि आपके जो पेपर की टाइमिंग है वो 10:30 बजे की है। तो यहाँ पे एग्जामिनर की जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन पेपर आपको 15 मिनट पहले यानी कि 10:15 पर दिया जाए, क्योंकि ये 15 मिनट का समय आपको पेपर को एनालाइज, पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है ताकि आप समझ सको पेपर कैसा है। ठीक है ना, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ये वो चीज है जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे तब के लिए। तो टाइमिंग 3 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स 80। अब समझिए यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश, जैसे कि क्वेश्चन पेपर जो है वो 5 खंडों में विभाजित रहेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 34 होंगे। खंड ए जो है इसमें हमारे एमसीक्यू बेस्ड 21 क्वेश्चन होंगे, एक एक मार्क्स के। खंड बी में हमारे 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होने वाले हैं और 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। खंड सी जो है जिसमें 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों ही क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। खंड डी 31 से 33 3 क्वेश्चन होंगे सॉस बेस्ड 4 मार्क्स के। खंड ई जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होने वाला है। तो इस तरीके से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इजीली जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू। अब चलिए इसके हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सेक्शन ए है यानी कि खंड ए है, इसमें हमारे एक एक मार्क्स से टोटल 21 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से सातवाहन वंश के शासक की पहचान करनी। कैसी जानकारी भाई, देखो उन्होंने एक अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों के गौरव को नष्ट करने वाले होने का दावा किया। ठीक है, दूसरी उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि 4 वर्णों के सदस्यों के बीच कोई अंतर विवाह ना हो। तो ये जो विशेषता है वो किस सातवाहन शासक की है, तो राइट आंसर है गौतमी पोता श्री सातकर्णी की। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसने पहली शताब्दी ईस्वी में जो सोने के सिक्के थे वो जारी करवाए थे। तो इसका भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, कुषाण शासकों के द्वारा पहली शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के जारी करवाए गए थे। ठीक है, वही हु अमंग द फॉलोइंग हैड इश्यूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइंस इन द सेंचुरी सी, दैट इज द कुषाण। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें बेसिकली हमें विकल्प दिए उसका चयन करना है कि एक तो है हड़प्पा स्थल की सूची और एक है वो स्थल हड़प्पा में किस लिए फेमस था। तो लोथल किस लिए फेमस था भाई, लोथल था कार्नेलिया के जो स्रोत है उसके निकट के लिए फेमस था। कालीबंगा, कालीबंगा जुताई वाले जो खेत है उनके साक्ष्य मिले इसलिए फेमस था। धौलावीरा, यहाँ से हमें बड़े बड़े जलाशय स्नानागार मिले थे इसलिए फेमस था। और नागेश्वर, खेल बनाने वाली वस्तु के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो पहला रहेगा हमारा ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, लिस्ट 1 है हड़प्पन साइड की, लिस्ट 2 है क्यों फेमस था। इसको आप जब मिलान करोगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आपका आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर विवाह की व्याख्या करता है। तो अंतर विवाह यानी कि एक ही गोत्र, कुल, जाति, स्थान में बसने वाले लोग जब आपस में विवाह शादियां संपन्न कर लेते हैं तो उसे कहते हैं अंतर विवाह, यानी कि एक ही परिजन समूह के भीतर। ठीक है, भीतर का विवाह यानी कि मैरिज विद द किंग ग्रुप। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये हमें एक इमेज दी गई है। अब ये इमेज क्या दर्शाती है वो हमें बताना है। तो ये इमेज जो है वो बेसिकली
एक कुषाण राजा की संस्कृति को यहाँ पे प्रदर्शित कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ठीक है, अब पांचवा उन बच्चों के लिए जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे, तो इसका राइट आंसर है हरिसेना। यहाँ पे नाम थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग है, हरिसेना इनका नाम था। इंग्लिश में देखेंगे तो स्कल्पचर ऑफ द कुषाण किंग, दैट इज द आंसर, एंड सेकंड हु अमंग द फॉलोइंग वाज कमसर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, दैट इज हरिसेना। अब यहाँ पे देखो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं आंसर आपको बताता जा रहा हूँ। बाकी आप अपना सैंपल पेपर का क्वेश्चन यहाँ से अगर मैच करना चाहो तो देख सकते हो, इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको हर तरीके का यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाएगी। और जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, जो 3 मार्क्स के 8 मार्क्स हैं, इनको भी कंप्लीट सॉल्यूशन आगे आपको भी समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अपने लिए दीपक बनो क्योंकि तुम सबको अपनी मुक्ति स्वयं ढूंढनी है, स्वयं करनी है। तो इसका, इस बात को कहने का महात्मा बुद्ध का सार क्या है, इन शब्दों का सार क्या है? तो इन शब्दों का मुख्य सार ये है कि महात्मा बुद्ध कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ना चाहिए, यानी कि इन शब्दों का मतलब है व्यक्ति को आंतरिक अस्तित्व से जुड़ना चाहिए। ठीक है, वन शुड कनेक्ट टू इनर बीइंग, दैट इज राइट। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक ने हीरिया नहर का निर्माण किया? तो विजयनगर साम्राज्य में जल संपदा को और अच्छा बनाने के लिए एक हीरिया नहर का निर्माण किया गया था। वो कौन सा राजवंश था? राइट आंसर है संगम राजवंश। विच वन अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ट द हीरिया कैनल, दैट इज संगम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है। क्या भरना है देखो, घोड़ों के व्यापार में भाग लेने वाले विजयनगर साम्राज्य के जो स्थानीय लोग हुआ करते थे, स्थानीय व्यापार होते थे, व्यापारी, उनको क्या कहा जाता था? तो घोड़ों के व्यापार में स्थानीय विजयनगर के स्थानीय जो व्यापारी थे उनको भाग लेने को कहते थे कुदरई चिट्टी, कुदरई चिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से चिश्ती सिलसिला का सही कालक्रम ज्ञात कीजिए। यानी कि ये देखो यहाँ पे ये 4 पॉइंट दिए हुए, अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इनको चूज करना है कि पहले कौन सी आई, फिर पहले कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो इस संबंध में आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आती है शेख मोइनुद्दीन सिज्जी की, सेकंड आती है शेख फरीदुद्दीन गंज सक्री की, और थर्ड आती है शेख निजामुद्दीन औलिया की, और सबसे आखिरी में आती है शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली की। तो यानी कि जब इसे आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले फोर्थ आती है, फिर आती है सेकंड, फिर आती है फर्स्ट, उसके बाद थर्ड वाली फोर्थ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो, फाइंड आउट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द चिश्ती सिलसिला, द फॉलोइंग ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, यानी कि अभिकथन और कारण के। तो देखो, कथन ए है और कारण आ है। अभिकथन क्या कहता है कि पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हड़प्पा लिपि गूढ़ लगी, यानी कि वो एक रहस्यमय लिपि है। सेकंड, हड़प्पा की लिपि आज तक अस्पष्ट है, बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर हमारे ये दोनों कथन ठीक है। और ये लिपि क्या कहती है कि हड़प्पा वासी जो इतिहासकार वो क्या कहते हैं कि हड़प्पा की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, यानी कि गूढ़ है, उसमें रहस्य है। तो इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा की लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, यानी कि ए और आर, यानी कि कारण अभिकथन दोनों सही भी हैं और यहाँ पे आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध है। अब देखो, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो, असर्शन क्या है, रीजन क्या है, और राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आता है। ठीक है, अभी आगे चल के क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें व्याख्या नहीं वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प किताब उल हिंद के साथ पूरा करें। तो बेसिकली देखो, आली बिरूनी की रिहल्ला थी, किताब उल हिंद के जो लेखक थे वो कौन थे? तो किताब उल हिंद दैट इज इब्न बतूता, इब्न बतूता की किताब उल हिंद। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे जो किताब उल हिंद है वो तो है अल बिरूनी की, यहाँ पे हमें बताना है कि रिहल्ला किताब किसकी, क्योंकि रिहल्ला किताब के आगे फिलिंग ब्लैंक से रिक्त स्थान है, तो रिहल्ला किताब है इब्न बतूता की, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को आप इस तरीके से यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ऑप्शन डी राइट है। अब यहाँ पे आ जाती है कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सूची सुमेलित है। एक है केंद्र और एक है नेता, तो इन केंद्र और नेताओं में कौन सी सूची यहाँ पे सही है? तो इस सूची में जब आप देखोगे
तो लखनऊ के ब्रिजेश कद्र, लखनऊ के ब्रिजेश कद्र, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा नाम जो है हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ब्रिजेश कद्र आएगा, तो ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट है, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से अब हो जाता है असेंशन रीजन वाला अगला क्वेश्चन। अभिकथन क्या कहता है, संथालों को जमीन दी गई और राजमहल पहाड़ियों के चट्टानी ऊपरी हिस्से में बसने के लिए उन्हें राज्य कर दिया गया, ठीक है। कारण क्या कहता है, अंग्रेजों ने पहाड़ी और संथालों को आदर्श आबादकारी के रूप में देखा, ये गलत है। अर्थात देखो यहाँ पर जो ये दोनों ही पार्ट हैं, कौन सा, ये अभिकथन तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन ये आबादकार के रूप में देखा, वो भी आदर्श ये नहीं था। अंग्रेजों ने कभी भी पहाड़िया लोगों को आबाद रूप में नहीं देखा था, अर्थात ए हमारा सही है लेकिन आर यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड रहेगा हमारा ये राइट है। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में एसएसएस हमारा ठीक है, लेकिन रीजन हमारा इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी ये वाला जो है ये राइट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे ऑप्शन सी लिखा होना चाहिए था, ये वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। चलिए देखते हैं, ये 3 कथन हैं, इन 3 कथनों पर जब आप विचार करोगे तो इसमें से आप देखोगे कि 2 कथन जो है वो केवल सही है। कौन से, पहला कथन फ्रांसवा बर्नियर राजकुमार दारा शिकोह के साथ वो निकटता से जुड़ा था क्योंकि उनके चिकित्सक के रूप में ही आया था। दूसरा दूसरा ये कि एक सेकेंड, 14वां क्वेश्चन है ना, हाँ, बर्नियर ने देश के कई हिस्सों की यात्रा की थी और लेख लिखे थे। अब जो ये तीसरा वाला है ये इसके संबंध में नहीं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा यानी कि ऑप्शन थर्ड ये हमारा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन पहला और दूसरा ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, अहोम शासक जो थे वो निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र के शासक हुआ करते थे। तो अहोम शासक बेसिकली असम के हुआ करते थे। आपने चैप्टर नंबर शायद 8 या 9 में इसको 8 में पढ़ा होगा आई थिंक, जहां तक, ठीक है, कहां से लिखेंगे, असम। अब आता है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सिक्का मुगल साम्राज्य के दौरान अधिक प्रचलित था, यानी कि मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सा धातु का सिक्का अधिक प्रचलित था। तो चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है चांदी का सिक्का, ठीक है ना, चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन। अब देखो निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरुआत करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो वो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर ए राइट। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो बेसिकली ये गांधी जी के बारे में विकल्प दिए गए हैं। अब इन विकल्पों में गांधी जी के बारे में कौन सा विकल्प यहाँ पे सही लगता है आपको, तो सही विकल्प है मेरे हिसाब से और राइट आंसर भी यही है, गांधी जी के गोखले उनके राजनीतिक गुरु के रूप में, ठीक है। अर्थात गोखले के यानी कि गांधी जी कहते हैं कि जो गोखले हैं वो उनके राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 19 है, निम्नलिखित युग्मों से ज्ञात कीजिए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, ये युग्म दिए गए, इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो लॉर्ड वेलेस्ली सहायक गठबंधन के थे, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी चूक का सिद्धांत दिया इन्होंने, लॉर्ड हेनरी हॉर्डिंग इन्होंने एनफील्ड राइफल्स का परिचय दिया, तो ये 3 तो ठीक है। अब जो सही नहीं है वो है लॉर्ड कैनिंग के बारे में, लॉर्ड कैनिंग ने धार्मिक विकलांग अधिनियम दिया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा हमारा ये गलत है, ये सुमेलित यानी कि ये मेल नहीं खाता। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो सिंपल सी बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। उसके पश्चात अब देखो यहाँ पे 21वां है, निम्नलिखित में से किस भाषा को गांधी जी ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पसंद किया था। तो राइट आंसर है हिंदुस्तानी भाषा को उन्होंने राष्ट्रीय भाषा के रूप में यहाँ पे पसंद किया। तो इस तरह से हमारा ये जो सेक्शन नंबर ए था इसके जितने भी क्वेश्चन थे सभी के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छे से समझा दिए एंड आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में अभी आ गया होगा। तो सेक्शन ए के 21 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हाँ चैनल पे आज नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। खंड भी है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। 3 मार्क्स के टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस भी देखने को मिलेगी यानी कि चॉइस इस बार बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है
हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए किन्हीं 3 स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन से 3 स्रोत हैं जिसके संबंध में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। अथवा है हड़प्पा जल निकासी प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये आपका जो इंग्लिश वाला सैंपल पेपर है, ये देखिए यहाँ पे ये आपके जो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, यहाँ पे इजीली आप चाहो तो रीड आउट कर सकते हो। अभी इंग्लिश मीडियम में भी मैं आंसर आपको आगे बता दूंगा। तो क्वेश्चन में पहले की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास क्या स्रोत। तो बेसिकली देखो, वैसे तो किसी भी सभ्यता के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसकी लिपि से करते हैं, लेकिन क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक रहस्यमय लिपि है, इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसके बारे में जानने के लिए हम अन्य स्रोतों का सहारा लेते हैं, जैसे कि उसके स्थानों से प्राप्त मोहरें। इन मोहरों पर हमें कुछ अनुष्ठान के दृष्टि मिले हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये लोग संभवतः कुछ धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं। इन मोहरों पर कहीं कहीं पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण किए गए, जिससे ये पता चलता है कि संभवतः ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते होंगे। यहाँ पे ज्यादातर मोहरों पर एक श्रृंगी जो जानवर है उसका चित्र देखने को मिला है, अर्थात हो सकता है ये उनके लिए किसी धार्मिक शक्ति के रूप का प्रतीक रहा हो। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड है अनुष्ठानिक महत्व। जो विशाल स्नानागार मिले हैं, कालीबंगन और लोथल से हमें छोटे छोटे वेदियां मिली हैं, जिसमें संभवतः ये लोग धार्मिक अनुष्ठान वगैरह किया करते हैं। फिर है मूर्ति कला। कई मूर्तियां हमें ऐसी मिली हैं जो कि यहाँ के बारे में जानकारी देती हैं, जैसे कि कुछ पुरुषों की ऐसी मूर्तियां जो दुर्लभ हैं, जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई, और ऐसा भी कहा जाता है इस मूर्ति के संबंध में कि संभवतः इस पूरी हड़प्पा का एक ही शासक ये पुरोहित राजा रहा। ठीक है, कुछ हमें यहाँ पे नारी की मूर्तियां मिली हैं। बेसिकली इन नारी की मूर्तियों पर अच्छा खासा मेकअप और एक तरीके से हम कह सकते हैं विस्तृत प्रासाधन किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि संभवतः ये मूर्ति मातृ देवी की रही हो। इस तरीके से मेसोपोटामिया सभ्यता के लिए भी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि तकरीबन आज से 10,000 साल पहले की रही है, 10-12 हजार साल पहले की, तो उसे आज पढ़ा जा चुका है। तो उसमें 2 शब्द, एक मगान या फिर ना साइलेंट है बेसिकली मगान, और एक है मेलुहा। तो ये शब्द बेसिकली हड़प्पाई जो व्यापारी थे, जो नाव के द्वारा व्यापार किया करते थे, उनके लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा मतलब आगे है धातु के बारे में। तो संभवतः ये हड़प्पा वासी जो थे, वो जो धातु थे वो कहाँ से लाया करते थे, ओमान से थे, क्योंकि हड़प्पा और ओमान के तांबे में निकल के अंश पाए गए। तो अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो लोग दूर दूर से व्यापार किया करते हैं। ठीक है, जलाशय, किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए इनका उपयोग किया जाता होगा, जो कि हमें जलाशय के बारे में पता चलता है इनके स्नानागार से। तो ये हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में हमारे पास जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं। तो मोहरें हैं, अनुष्ठानिक महत्व हमारे सामने, मूर्ति कलाएं हैं, मेसोपोटामिया की लिपि है, धातु है और जलाशय है। हालांकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं बस, लेकिन मैंने 6 समझाए, आसानी से आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब सेकंड क्या है, हड़प्पा की जो जल निकास की प्रणाली है इसे समझा। चलिए अथवा में है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास की प्रणाली। तो हड़प्पा सभ्यता में शहरों को सावधानी पूर्वक, यानी कि जिस तरीके से आज हम शहरों का नियोजन करते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा हड़प्पा सभ्यता के वासी अभी से 4-5 हजार साल पहले किया करते। देखो, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे ग्रिड पद्धति, अर्थात सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया जाता है, जिसपे ये एक दूसरे को समकोण पे काटा करती थी। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता था कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया होगा और फिर उनके अगल बगल आवास, यानी कि पहले गलियों के आसपास में घर नहीं बनाए होंगे, पहले गलियों के आसपास नाली बनाई गई होगी और उस नाली के आसपास फिर वो जो है वो घर बनाए गए होंगे। साथ ही साथ यदि जो घर का गंदा पानी है उसको गलियों की नालियों में जोड़ना था, यानी कि घर के गंदे पानी को नाली तक बाहर लाना है, तो इसके लिए घर की एक दीवार का नाली से सटा होना बहुत जरूरी होता था। अर्थात हर एक घर, उसकी एक दीवार नाली से सटी हुई होनी जरूर होनी चाहिए थी, तभी घर का गंदा पानी वहां तक पहुंच। हर घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नानागार हुआ करता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुआ करती। स्नानागार की जो बेसिकला दीवार है, उसकी एक दीवार किससे जुड़ी होती थी, सड़कों की नालियों से। जली हुई ईंटों से ड्रेनेज बनाए गए थे। ड्रेनेज यानी कि जहाँ पे पानी एकत्र हुआ करता था, ये बड़ी बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढके हुए होते थे, जिन्हें बाद में आसानी से उठाकर उनकी सफाई भी की जा सकती थी। यानी कि
हड़प्पा सभ्यता की जल निकास की प्रणाली बहुत ही, यहाँ पे हम कह सकते हैं, सावधानी पूर्वक उसकी व्यवस्था की गई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के क्या 3 स्रोत रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली कैसे, ठीक है। अब इंग्लिश में आप देखोगे तो डिस्क्राइब एनी 3 सोर्स टू नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड अदर हैंड डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे 3 सोर्स हैं अबाउट टू नो हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सील्स है, रिचुअल सिग्निफिकेंसेस हैं, स्क्रप्चर्स है, स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया, यानी कि मेसोपोटामिया की यहाँ पे लैंग्वेज या लिपि होनी चाहिए थी, मेटल्स हैं और रिजर्वियर है। और इसके बाद हड़प्पन सिटीज है केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड मेथड, और उसके बाद जो दीवार वगैरह थी नालियों के साथ में निर्माण, वो यहाँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 आपको कंप्लीट यहाँ पे समझ में आ गया। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 23। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। बिल्कुल, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में, जिसे हम आधुनिक बिहार कहते हैं, उस समय मगध कहा जाता था। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब इसके बारे में एक चीज याद रखना, प्रारंभ में मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगार, जिसे राजाओं का घर कहते हैं, जो कि आधुनिक बिहार के राजगीर का एक प्राकृतिक नाम हुआ करता है। यानी कि बस ये राजधानी आपको बताई गई है कि प्रारंभ में राजगार हुआ करती थी, जिसे राजाओं का घर कहते हैं। अब समझिए कि आखिर महाजनपद मगध शक्तिशाली कैसे था। तो शक्तिशाली होने के कई कारण थे। पहला कारण, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित, अर्थात महाजनपद के आसपास इसके इर्द गिर्द कई पहाड़ियां हुआ करती थी, जो इसके प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से रक्षा करती थी, ताकि कोई भी अन्य इसका जो शत्रु है वो पहाड़ियों के माध्यम से जल्दी से उन पर युद्ध अभ्यास या फिर कुछ भी इस तरीके से उन पर आक्रमण नहीं कर सकता। दूसरा, उपजाऊ भूमि, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, नदियां भी यहाँ पे थी, तो यहाँ की जो भूमि थी वो बहुत ही अच्छी खासी उपजाऊ थी, जिससे फसल उत्पादन बहुत अच्छा होता था और ये लोग व्यापार बहुत अच्छा करते थे, ठीक है। जंगल में हाथी पाए जाते थे, तो इन हाथियों को पकड़ पकड़ के सेना में इनका उपयोग भी किया जाता था, अर्थात इन्हें सेना के लिए हाथियों पर किसी अन्य राज्य पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ी थी। नदी परिवहन, जैसा कि अभी हमने देखा, सोन नदी, गंगा नदी एवं इसकी उपनदियां, इन सभी से जो आवागमन था, यानी कि व्यापार का आवागमन, आने जाने के लिए, नॉर्मल उपयोग के लिए जो आवागमन परिवहन था, वो बहुत ही आसान तरीके से हो जाता था। योग्य शासक, मगध के जो राजा थे, जिसमें योग्यशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, इन्होंने मगध को और ज्यादा अपने काल में मजबूत बनाया था। उसके बाद है लोहे का उपयोग। तो लोहे की खदानें, जिसे हम आधुनिक झारखंड कहते हैं, वहां पे पाई गई थी, जिसका उपयोग उस समय ये लोग आधुनिक हथियार, उस समय के अनुसार जो आधुनिक हथियार होते हैं उनको बनाने के निर्माण में उपयोग किया। तो ये है कि एक महाजनपद मगध किस तरीके से शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता है। तो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित होता है, उपजाऊ भूमि होती है, हाथी पाए जाते हैं, नदी परिवहन, योग्य शासक और लोहे का उपयोग, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में आप देख सकते हैं, मगध वाज मोस्ट पावरफुल महाजनपद एग्जामिन दी स्टेटमेंट। तो पहले तो बता देंगे इस तरीके से, फिर लिखेंगे नेचुरली प्रोटेक्टेड है, फर्टिलैंड इसका लैंड हुआ करता था, एलिफेंट्स पाए जाते थे, रिवर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा था, इलिजिबल रूलर्स हुआ करते थे, ठीक है, साथ ही साथ यूज ऑफ आयरन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 24 को, ठीक है, कहाँ गया, हाँ एक सेकंड, ये था 24 है, कार्ल मार्क्स के अनुसार एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जो एशियाई उत्पादन प्रणाली है ये कैसी थी, ये सिर्फ समझे। तो बेसिकली जब फ्रांसवा बर्नियर भारत में आता तो वो कहता है कि भारत में जो भी आर्थिक स्थिति है उसकी कमी होने का सबसे अहम कारण है कि जो भूस्वामित्व है, यानी कि जमीन पर जो कब्जा है वो राज्य का है, ठीक है। निजी संपत्ति की कमी पर मुगल भारत और यूरोप के बीच मतभेदों पर आधारित बर्नियर के जो विचार हैं वो कार्ल मार्क्स के द्वारा उत्पादन की एशियाई मोड की अवधारणा के रूप में विकसित करते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ये कहता है, मार्क्स ने यह तर्क दिया कि भारत और अन्य एशियाई देशों में और जो उपनिवेशवाद से पहले के राज्य हुआ करते थे, जहां पर अधिशेष विनियोजित था, अर्थात यहाँ पर जो भी कर वगैरह हुआ करता था, जो भी भूमि पर स्वामित्व हुआ करता था, ये पूरी तरीके से नियोजित नहीं हुआ करता था। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। इससे क्या हुआ, जब ये विनियोजित किया गया था, इससे एक ऐसे समाज का उदय हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त और समतावादी ग्राम समुदायों से बना हुआ था।
साथ ही साथ कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि शाही दरबार ने इन ग्राम समुदायों की अध्यक्षता की, उनकी स्वायत्तता का सम्मान करते हुए जब तक अधिशेष का प्रवाह निर्बाध था। इससे एक स्थिर प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जो कि एशियाई उत्पादन प्रणाली के रूप में यहाँ पे सामने आती है। और इसी प्रणाली के संबंध में कुछ समय पश्चात 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में बहुत ही बड़े बड़े चारित्रिक रूप से बड़े सामाजिक और आर्थिक विभेद उत्पन्न हुए। जैसे कि एक और बड़े जमींदार थे, दूसरी ओर बड़े बड़े भू मतलब जमींदार जिनकी बड़ी भूमियां होती थी, ये उच्च अधिकारी हुआ करते थे, और दूसरी ओर जो लोग भूमिहीन थे, श्रमिक थे या फिर अस्पृश्य माने जाते थे। तो एशियाई उत्पादन प्रणाली के संबंध में जो कार्ल मार्क्स का यहाँ पे विचार है, वो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एज स्टेट बाय कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विजयनगर साम्राज्य की जल संसाधनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति कैसे होती थी, इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले आएगी बात तुंगभद्रा नदी की। तो बेसिकली देखो, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य ये था कि यहाँ पर तुंगभद्रा नदी से एक ऐसा प्राकृतिक कुंड बनाया गया था जिससे पानी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, और ये नदी हमेशा उत्तर से पूर्व की दिशा की ओर में बहा करती। इसके आसपास का जो एरिया है वो हमें पता है किसका है, पहाड़ियों से बना हुआ है। तो अर्थात यहाँ पर आसपास का एरिया ग्रेनाइट की पहाड़ियों से बना हुआ है। इन ग्रेनाइट की पहाड़ियों से कई जलधाराएं निकलती हैं और ये जलधाराएं आकर नदी का रूप ले लेती हैं, और इन जलधाराओं से निकलकर नदियां बनने से और इन्हीं जलधाराओं से कई सारे बांध बनाए जाते हैं, इनसे हौज बनाए जाते थे और इन हौजों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, फिर ये जो विजयनगर का पूरा साम्राज्य का क्षेत्र था वो शुष्क था, अर्थात बेसिकली जहाँ पे पानी की कमी हो ऐसा क्षेत्र था। इसीलिए यहाँ पे पानी का संचय करना, लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ा कार्य हुआ करता था। इस संबंध में यहाँ पे एक जलाशय बनाया गया, कमलपुरम जलाशय। ये एक महत्वपूर्ण हौज था जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। इस हौज के पानी से आसपास के जो खेत हुआ करते थे, इस हौज के आसपास के खेत, उनकी सिंचाई की जाती थी और एक नहर के माध्यम से राष्ट्रीय केंद्र तक पानी पहुंचाया। फिर यहाँ पे एक नहर का निर्माण करवाया गया, हिरिया नहर। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। इस जल का प्रयोग सिंचाई से भी किया जाता था, जिसका निर्माण संगम वंश के राजाओं के द्वारा किया गया। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य बेसिकली शुष्क क्षेत्र था जहाँ पे पानी का संचय और प्रबंधन करने की आवश्यकता होती थी। तुंगभद्रा नदी से प्राप्त जो प्राकृतिक कुंड है के बारे में लिखोगे, ग्रेनाइट की पहाड़ियों से जलधाराएं निकलती थी, जलधाराओं से कई हौज बनाए जाते थे, कमलपुरम जलाशय और हिरिया नहर। तो ये है विजयनगर साम्राज्य के जल संसाधन की विशेषताओं के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश में देख सकते हो, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो तब सबसे पहले तुंगभद्रा रिवर से जो एक बेसिकली नेचुरल पूल बनाया गया उसके बारे में, बाउंड्स एंड डैम्स के बारे में लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो बेसिकली किसकी किसकी बनी होती हैं, ग्रेनाइट हिल्स सी, उसके बारे में। देन कमलपुरम जलाशय और हिरिया कैनल। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। जोतदारों की शक्ति जो थी वो जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी थी। उपयुक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे कथन की पुष्टि गई है। अर्थात क्वेश्चन हमारा बेसिकली ऐसे होना चाहिए था कि जब 18वीं शताब्दी में जमींदारों पर संकट आने लगा था, ठीक है, 18वीं शताब्दी में जमींदारी व्यवस्था जो थी इस पे संकट आने लगा, तब कुछ ऐसे धनी किसान जो कि समूह गांव में रहा करते थे, गांव के समूह में रहा करते थे, उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करी, जिसे जोतदार कहा गया। अर्थात 18वीं शताब्दी में जमींदारों की स्थिति कमजोर पड़ने लगी और गांव के कुछ धनी लोग जिनके पास अपनी भू संपत्ति हुआ करती थी और अच्छे खासे संबंध थे लोगों के साथ में, तो उन्होंने अपने और शक्ति बढ़ाने की कोशिश की। तो ये फिर जोतदार कहते हैं। ये जो जोतदार हुआ करते थे, ये जमींदार तो चलो शहरों में रहा करते थे, लेकिन जोतदार गांव में रहा करते थे और जितने भी ग्रामवासी हुआ करते थे उनके साथ में ये सीधे अपना नियंत्रण साधा करते थे, क्योंकि जमींदार जो है वो रोज रोज तो आता नहीं था गांव में, लेकिन जोतदार डेली बेसिस पे गांव में ही रहा करते थे, हमेशा ही रहते हैं, तो उनका नियंत्रण अपने वर्ग पर अच्छा खासा मजबूत हुआ करता। जमींदार गांव की जमा यानी कि लगान को बढ़ाने की जब भी बात करते थे, जमींदार कहते थे कि आज इस गांव का लगान इतना बढ़ाना है, आज इसका इतना बढ़ाना है, तो जब भी
जोतदारों का ये हो रहा था, तब अगर जमींदार ने कहा कि हम आपका लगान बढ़ाएंगे, जमा बढ़ा रहे हैं, तो हमेशा से इन जोतदारों ने उनका विरोध किया। इन्होंने जमींदार के जो अधिकारी थे उनको गांव के संबंध में अपने कार्य करने से रोका। जो रैयत उन पर निर्भर थी, यानी कि जो रैयत बेसिकली जोतदारों पर निर्भर थी, वो सभी एकजुट हो गए और इन्होंने जमींदार को राजस्व देने से मना कर दिया था। ठीक है, हालांकि ऐसा जरूर था, ये प्रावधान था कि अगर राजस्व नहीं मिलता है, अगर जमींदार जो है वो राजस्व कंपनी तक नहीं पहुंचा पाता, तो उस जमींदार की जो जमीन थी वो नीलाम कर दी जाती थी। लेकिन जोतदार यहाँ पे बहुत चालाक थे, वो उस जमीन की जब नीलामी होती थी तो अपने ही किसी बंदी को भेज देते थे और उस जमीन को खरीद लेते थे। इस हिसाब से जमींदार जमींदारों को उनकी पद से हटाकर उनकी जगह लेना जोतदारों के उदय का कारण है। ठीक है, तो जोतदार किस तरीके से यहाँ पे मजबूत होते हैं, आयु आप समझ गए। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया जोतदारों की शक्ति जमींदारों की तुलना में कैसे प्रभावी रही। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है इंग्लिश में। द पावर ऑफ जोतदास was more effective than that the जमींदार। Justify the statement with the suitable argument। किस किस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ पे आंसर कर सकते हैं वो आप यहाँ पे इजीली समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। दो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, कला और साहित्य ने 1857 की, यानी कि 1857 की स्मृतियों को जीवित रखने में मदद किया। अर्थात कला हो गया, साहित्य हो गया, इसने 1857 की जो स्मृतियां हैं, छवि थी, उसको जीवित रखने में सहायता की है। भारतीय दृष्टिकोण के उदाहरण के संबंध में स्पष्ट। दूसरा, 1857 के विद्रोह में अफवाह और भविष्यवाणियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले कला और साहित्य के बारे में समझते। देखो, इतिहास लेखन की तरह ही कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृतियों को जीवित रखने में मदद किया। सबसे पहला, जो विद्रोही हुआ करते थे उनके नेताओं को मतलब कि बेसिकली जो विद्रोही थे उनके नेताओं को एक नायक, एक हीरो के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया। जैसे ये जो नेता हुआ करते थे, ये देश जो था उसे एक रण स्थल की तरफ लेके जा रहे थे। उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करके चित्रित करने की बात कही गई, चित्रित किया गया है, जिससे वो लोगों को इससे प्रेरित करते हैं ताकि वो इस साम्राज्यवादी शासन को, अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंके। तो यानी कि विरोधियों के नेताओं को एक बहुत ही बड़े नायक के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। कविता, यहाँ पे कविता लिखी गई है। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि के लिए मुक्ति लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गुणगान करते हुए बहुत सी यहाँ पे कविताएं लिखी गई हैं। जैसे कि झांसी की रानी। झांसी की रानी एक मर्दाना शख्सियत थी, यानी कि एक तरीके से ये ऐसी महिला थी जो कि किसी भी व्यक्ति से पंगा लेने में नहीं टकराते थे यदि उनके राज्य पर खतरा आता। ठीक है, तो इन्हें इसलिए चित्रित किया गया है जो कि दुश्मनों का पीछा करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुला दिया करते थे। और आपने वो कहानी सुनी होगी ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थे। तो वो ये जो कहानी है, ये जो कविता एक तरीके से, वो भी 1857 की स्मृति को याद है। रानी लक्ष्मीबाई, इन्हें एक फौजी पोशाक में देखा गया है। फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार, एक हाथ में तलवार लिए हुए दिखाया गया है, जो कि अन्याय और विदेशी शासन के प्रतिरोध को यहाँ पे दर्शाता है। साथ ही साथ भावनाओं का, एहसासों का उन्होंने संवेदनाओं को शक्ल दिया है। तो इस तरीके से हम कहेंगे 1857 की स्मृतियों को जीवित रखने में कला और साहित्य का भी अहम योगदान है। ये आप 4 से 5 पॉइंट इजीली लिखेंगे। अब सेकंड क्या था कि 1857 के विद्रोह में जो अफवाहें और भविष्यवाणियां थे, इन्होंने अहम भूमिका निभाई। अर्थात विद्रोह की शुरुआत में विद्रोह को और भड़काने के लिए जो अफवाहें थी, इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। कैसे निभाई भूमिका भाई, तो देखो अथवा में है। पहला है एनफील्ड राइफल्स में कारतूस। अर्थात ये सैनिकों में एक अफवाह फैल गई थी कि जो एनफील्ड राइफल्स में जो कारतूस लगे, यदि आप उसे चलाने के लिए उसे खोलते हो, इस पर गायों और सुअर की चर्बी से ढकी हुई है। इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अगर इन गोलियों को आप काटते हो तो आपकी जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाता है, चाहे आप हिंदू या मुस्लिम। आटा, बेसिकली अफवाह ये थे कि बाजार में जो आटा मिल रहा है, ठीक है, उसमें अंग्रेजों ने गाय और सुअर की जो हड्डी का चूर्ण होता है,
चूर्ण होता है एक तरीके से, उसको मिला दिया है, अगर आप इसे खाते हो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। चपाती, बेसिकली ये अफवाह फैली थी उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से एक रिपोर्ट आई कि गांव में चपातियां बांटी जा रही थी और फिर कुछ चपातियां अगले गांव में बांट दी जाती थी। तो हो सकता था ये शायद विद्रोह शुरू करने का संकेत दिया जा रहा है। ठीक है। लोटा और खलासी युद्ध, बेसिकली निचली जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही से अपनी पानी के कंटेनर से कुछ पानी देने के लिए कहा। सिपाही ने उसे यह कहते हुए कंटेनर देने से इनकार कर दिया कि निचली जाति के स्पर्श से उसका पानी दूषित हो जाएगा। तो उसके बाद ये लोटा खलासी का युद्ध चल गया। फिर आया सैनिक को समुद्र पार भेजना, अर्थात भारतीय सैनिकों का यह मानना था कि यदि आप समुद्र पार करके अन्य देश में जाते हो तो आपका धर्म जो भ्रष्ट हो जाएगा। और इसी समय अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजना शुरू कर दिया। तो इन्हें लगा कि ये हमारे धर्म को नष्ट करने आए हैं, इन्होंने सती प्रथा को बंद किया। तो बहुत सारे धार्मिक लोग भी यहाँ पे भड़क गए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 1857 में जो अफवाह भविष्यवाणी फैल रही थी, ये सभी इन सभी ने 1857 के विद्रोह को एक चिंगारी दी थी, वो इसके कारण है। ठीक है। तो कला और साहित्य ने 1857 की स्मृति को जीवित रखने में कैसे मदद की है, 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणी ने कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आई होप आप ये समझ गए। तो सेक्शन नंबर बी, लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, ये आपको समझ में आ गया था और सभी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। और मैं ये आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हर एक बच्चे को समझ में आ गया। अभी भी कोई भी आपका कोई क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप जरूर फॉलो करना और मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ना आई बटन में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, उस पर जाके जरूर देखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। चलिए, तो सेक्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी खत्म हो जाता है। सी की बात करते हैं। सेक्शन नंबर सी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बेसिकली इसमें हमारे 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। तीनों ही क्वेश्चन में चॉइस भी मिलने वाली, इसलिए मैंने धीरे बोला था कि आप ध्यान से सुनो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, मतलब टोटल मार्क्स ऑफ 24। क्वेश्चन 28 देखिए क्या है, महाभारत के संबंध में। देखो ये जो 3 क्वेश्चन रहेंगे ना, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे अथवा में लेके, लेकिन हर एक बुक से एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो 28 क्या कहता है, महाभारत काल के दौरान देखे गए पारिवारिक संबंध, जिसमें परिवार वालों के बारे में जानकारी, पितृवंशिकता के आदर्श, गोत्र के नियम, विवाह के नियम, ये सारे आपको बताने हैं। अथवा महाभारत काल के दौरान संसाधनों पहुंच, अर्थात स्त्रियों का, पुरुषों का, 4 वर्णों के परे, मतलब 4 जो वर्ण थे इनकी, ये सभी किस तरीके से जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन उनको प्राप्त करते थे, ये समझा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के पहले की बात करते हैं, महाभारत काल के दौरान देखे गए पारिवारिक संबंध। तो बेसिकली देखो इसमें ना आप छोटे छोटे पॉइंट करके कुछ पॉइंट बना लोगे। एक तो परिवारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, पितृवंशिकता के आदर्श हमें यहाँ पे कुछ बताए जाते हैं, विवाह के हमें कुछ नियम बताए जाते हैं और स्त्री के गोत्र के बारे में। अब इन सभी को थोड़ा हम ध्यान से समझते हैं। देखो परिवारों के बारे में जानकारी, परिवारों के बारे में जानकारी, अर्थात परिवार जो है वो एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे महाभारत काल के दौरान। ठीक है। जिन्हें हम संबंधी कहते थे। तकनीकी भाषा में इनके लिए, इन संबंधियों के लिए जाति समूह उपयोग किया जाता था। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे, क्योंकि परिवारजनों की गिनती जो थी वो एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों से भिन्न हुआ करते थे। क्योंकि एक ही परिवार के लोग आपस में भोजन करते थे, अन्य संसाधनों को आपस में मिल बांट कर खाया करते थे, एक साथ रहते थे और काम करते थे और अनुष्ठानों को एक ही साथ संपादित करते थे। ये एक परिवार की बात है। लेकिन जब अन्य परिवार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था कि सभी परिवार जो थे वो एक जैसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि परिवारों की जो गिनती है, परिवार के लोगों की गिनती है, वो उनके रिश्ते और उनके क्रियाकलाप, अगर कोई अधिकारी है, कोई किसान है, कोई जमींदार है, एक ही परिवार है, तो उनके क्रियाकलाप के आधार पे बात की जाती है। तो परिवारों के बारे में जानकारी के लिए ये बातें आप याद रखते महाभारत का। फिर आते पितृवंशिकता के आदर्श, अर्थात बेसिकली पितृवंशिकता क्या होती है, वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर इस पुत्र के पौत्र और प्रपौत्र से चली है, यानी कि परदादा दादा पिता बेटा, इस तरीके से। ठीक है। तो ये प्रथा जो थी वो महाभारत काल में और ज्यादा मजबूत हुई थी। महाभारत काल में मातृवंशिकता, यह परंपरा, मतलब मातृवंशिकता जो परंपरा बेसिकली माताओं से जुड़ी रही हो। ठीक है। तो महाभारत काल में ऐसा देखा है। महाभारत बांधव के 2 दल, एक कौरव एक पांडव, इसके बीच में भूमि और सत्ता को लेकर जो संघर्ष हुआ है वो इस महाभारत में
दर्शाए गए हैं। यहाँ पे यदि इस पितृवंशिकता के अंतर्गत किसी के पास यदि पुत्र नहीं होता है, तो वह अपना उत्तराधिकारी जो है उसका भाई बन सकता था। लेकिन अगर भाई भी नहीं बनता है तो उसके अन्य जो बधू बांधव है, यानी कि अन्य जो सगे संबंधी हैं, वो उत्तराधिकारी बन सकते हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां भी अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य किया है, जैसे कि प्रभावती गुप्त, इन्होंने सत्ता का वो किया है अपने पिता की संपत्ति पर। ठीक है, तो ये हो गए पितृवंशिकता के कुछ आदर्श। फिर आते हैं विवाह के नियम क्या थे। महाभारत काल के दौरान विवाह के कुछ नियम थे, जैसे कि इस संबंध में कन्यादान, कन्यादान अर्थात विवाह के साथ में, विवाह के समय कन्या को वर पक्ष के रूप में दान रूप में भेंट करना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता था पिता का। ठीक है ना। धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र, इन सभी में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें से 4 प्रचलित थे उस महाभारत काल में। कौन कौन से? बहिर्विवाह पद्धति, यानी कि एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करेंगे, उससे बाहर करेंगे। अंत्य विवाह, एक ही गोत्र कुल जाति निवास स्थल के लोग आपस में विवाह कर लेंगे। बहुपति प्रथा, एक से ज्यादा पति होने की प्रथा, और बहुपत्नी, एक से अधिक पत्नियां होने की प्रथा। तो ये जो विवाह के नियम थे, जो कन्यादान का यहाँ पे महत्वपूर्णता थी, ये सभी महाभारत काल में बहुत अहम थी। फिर आते हैं स्त्री के गोत्र, अर्थात महाभारत काल में स्त्री का गोत्र एक अहम यहाँ पे कड़ी निभाता था। प्रत्येक गोत्र जो था वो एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था, तथा सदस्य जो थे वो ऋषि के वंशज माने जाते थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को अपने पिता के गोत्र की जगह पे, किसी के पिता का गोत्र ए है और उसके पति का गोत्र सी है, तो उसे अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गोत्र के कुछ नियम थे। क्या? कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह वगैरह नहीं किया कर सकते थे। ये नियम थे, ये 2 नियम थे बेसिकली गोत्रों के। ये 2 पार्ट 2 और 3 मैंने आपको बताया। लेकिन क्या इनका सभी पालन करते थे? नहीं, क्योंकि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से संबोधित किया जाता है, अर्थात उन्होंने मातृ मातृ अपनी माता का जो गोत्र है उसको अपनाया हुआ था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण रही होंगी। लेकिन सिंहासन पर जो उत्तराधिकारी है वो सिर्फ पिता का वंश का आधार पर होगा, ये गौड़ होगा, क्योंकि जब हमने सातवाहन राजाओं को पढ़ा है। तो महाभारत काल के दौरान हमें परिवारों के बारे में जानकारी के विषय में क्या क्या पता है, पितृवंशिकता के आदर्श के बारे में हमें क्या क्या पता है, मातृवंशिकता के बारे में, विवाह के नियमों के बारे में हमें क्या पता है, और स्त्री के गोत्र, इन सभी के बारे में ये विशेषताएं आपको लिखनी है। तो बेसिकली महाभारत काल के दौरान इन पारिवारिक संबंधों के संबंध में ये सभी पॉइंट जब आप लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 8 मार्क्स मिल जाएंगे। और हाँ, ये पॉइंट जितने मैंने आपको समझाए है ना, इसमें से आप अगर 60 से 70% भी याद कर दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स 8 के 8 नंबर मिल जाएंगे, बशर्ते कम से कम 60 से 70%। ठीक है, अब देखिए अथवा में प्रश्न, महाभारत काल के दौरान संसाधनों तक पहुंच के सामाजिक निहितार्थों का वर्णन किया, यानी कि समाज में संसाधनों तक पहुंच किस तरीके से होती थी, संपूर्ण हुआ करती थी, इसे समझाना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली देखो अथवा में क्वेश्चन है हमारा ये, महाभारत काल के दौरान संसाधनों तक पहुंच समय के निहितार्थों को निम्न तर्कों के समझा। बेसिकली यहाँ पे 2 तर्क हैं। एक तर्क है पितृवंशिकता पर पितृवंशिकता के आधार पर संपत्ति का अधिकार, दूसरा है वर्ण वर्ण के आधार पर संपत्ति का अधिकार, और तीसरा है अन्य स्थिति। तो चलिए समझते हैं आखिर कैसे। तो सबसे पहले पितृवंशिकता, संपत्ति का अधिकार। महाभारत काल के दौरान मनुस्मृति के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात जो भी उसकी जायदाद होती थी वो सभी पुत्रों में समान रूप से बांट दी जाती थी। लेकिन जो बड़ा बेटा होता था उसे थोड़ा सा अधिक भाग दिया जाता था अन्य अन्य व्यक्तियों के मुकाबले। स्त्री जो थी वो पिता की जायदाद में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। लेकिन स्त्री के संबंध में स्त्री धन याद रखना, अर्थात विवाह के समय जो उपहार उसे मिला करते थे उस पर स्त्री का अधिकार होता था, और उस पर उसके पति का कुछ भी अधिकार नहीं होता था। लेकिन हाँ, पत्नी चाहे तो वो अपने उपहारों को पति को सौंप सकती थी। ठीक है, कुछ साक्ष्य में ऐसे मिले हैं जैसे कि प्रभावती गुप्त से। इससे ये पता चलता है कि प्रभावती गुप्त जो थी वो संसाधनों पर अधिकार रखा करती थी। ऐसे ही कुछ परिवार, इनमें जैसे जमीन, पशु, धन, इन पर पुरुषों का नियंत्रण होता था। अन्य जो चीजें थी उन पर जो महिलाएं हैं उनका नियंत्रण हुआ करता था। तो पितृवंशिकता के आधार पर संपत्ति का अधिकार कैसे था, आयु आप समझ गए। ठीक है, इसमें पुरुषों का और महिलाओं का
संपत्ति पर अधिकार कैसा था, ये आपको समझ में आया। फिर आता है वर्ण संपत्ति का अधिकार। तो वर्ण संपत्ति का अधिकार का मतलब है ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत काल के दौरान जो ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे, उन ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक आधार था वर्ण। कैसे? जो 3 उच्च वर्ण थे, इन पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य चुनने की यहाँ पे संभावनाएं हुआ करती थी। ब्राह्मण है तो अनुष्ठान, धार्मिक रीति रिवाज वगैरह ये कर सकते थे। क्षत्रिय हैं तो बेसिकली कार्य इकट्ठा करना हो गया, साथ ही साथ युद्ध लड़ना और राजाओं पे आक्रमण करके उनसे लूट लेना, इस तरीके से। जो वैश्य हुआ करते थे बेसिकली वो व्यापार वगैरह, खेती वगैरह कर लेते थे। लेकिन जो शूद्र हुआ करते थे, इनके लिए केवल एकमात्र जीविका का जो साधन था वो था अपने से तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो स्थिति थी वो अधिक ज्यादा समृद्ध हुआ करती थी। ब्राह्मण ग्रंथों में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था को उचित बताएगा, जो कि महाभारत काल के दौरान संपत्ति के अधिकार को और ज्यादा मजबूत कर रहा था ब्राह्मण। ठीक है। एक अन्य स्थिति ये देखी गई कि कहीं कहीं पर ये दलील दी जाती है कि वहां पर जो आदमी लोग थे, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो दान दिया करते थे, उनका सम्मान किया जाता था। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए, भविष्य के लिए धन को संचय किया करते थे, उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है। तो बेसिकली महाभारत काल के दौरान जो संपत्ति का अधिकार था, भू स्वामित्व जो था, वो पितृवंशिकता के आधार पे कैसा हुआ करता था और वर्ण संपत्ति के आधार पे कैसा हुआ करता था। आई होप कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के दोनों ही क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। तो आई होप 28 के दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ लीजिए। देखिए, डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशनशिप ऑब्जर्व ड्यूरिंग महाभारत एरा। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, ऑप्शन में है, डिस्क्राइब द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग महाभारत पीरियड। अब देखो यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, क्वेश्चन ये है आपके 8-8 मार्क्स से जो दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इनको आप देख सकते हो। इसी को इंग्लिश मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे तरीके से। आप इसमें आप लिखोगे सबसे पहले इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिलीज। जब आप रिलेशनशिप की बात करते हो फैमिली की अकॉर्डिंग टू महाभारत, तो इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिलीज। सेकंड, आइडियल्स ऑफ पार्टिनियल सिस्टम एंड रूल्स ऑफ मैरिज एंड देन वुमेन्स ट्राइब, इसके बारे में। तो ये पॉइंट्स आप लिखोगे महाभारत काल के दौरान जब हम परिवार के बारे में जानकारी की बात करते हैं, यानी कि जो पारिवारिक संबंध है इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए। अब सेकंड यहाँ पे, द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड कैन बी अंडरस्टूड एज द फॉलोइंग, दैट इज पेट्रियटी यानी कि पितृवंशिकता, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी में आप ये लिखोगे। सेकंड, वर्ण, वर्ण के अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी कैसे थी, तो उस संबंध में ये पॉइंट आप लिखोगे। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए जो मैंने आपको दिखाया अभी। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप चाहो तो इजीली रीड आउट कर सकते। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है मतलब 29 है, 8 मार्क्स का सेकंड है। अकबर के शासन काल के स्रोत रूप में आईने अकबरी के महत्व को और उसकी सीमाओं का विश्लेषण करना है, यानी कि आईने अकबरी का महत्व समझाना है और हमें उसकी सीमाएं बताना। अथवा है उन तरीकों का हमें परीक्षण करना है जिनसे पंचायत ग्राम प्रधानों ने मुगल ग्रामीण समाज को नियंत्रित किया। एक तो समझाना है आईने अकबरी का महत्व और सीमाएं, एक समझाना है ग्राम पंचायत और प्रधानों की मुख्य भूमिका मुगल भारत। तो बेसिकली देखो, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आईने अकबरी, आईने अकबरी अकबरनामा की तीसरी जिल्द है, जिसे अबुल फजल के द्वारा आंकड़ों के वर्गीकरण, ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा बताया जाता है, जो 1598 में तकरीबन 5 संशोधनों के बाद पूरा किया गया था। तो इसका महत्व इसी से ही पता चल जाता है कि आईने अकबरी अकबरनामा की ऐसी तीसरी जिल्द है जिसे जो अबुल फजल है इन्होंने 5 बार संशोधित किया गया। फिर भी आप समझिए इसके महत्व। तो महत्व में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, विषयों पर चर्चा। किन विषयों पर चर्चा की गई है, तो आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य के दरबार, प्रशासन, सेना के संगठन, राजस्व के स्रोत, अकबरी समाज के प्रांतों का भूगोल, लोगों का साहित्य, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज, ऐसे बहुत से विषय जिसके बारे में हम आसानी से मुगल साम्राज्य को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, चाहे उसके नकारात्मक या सकारात्मक पहलू, वो सभी के सभी आईने अकबरी में यहाँ पे लिखे गए।
तो पहला हो गया दूसरा क्वेश्चन। यह किताब बेसिकली आधिकारिक जो दस्तावेज है उनकी एक नकल नहीं है। लोग कहते हैं कि नकल है, लेकिन नहीं, जो आधिकारिक दस्तावेज जैसे कि अकबरनामा, ये उसकी नकल नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बढ़ के है। क्यों? क्योंकि ये आईने अकबरी को, इस पांडुलिपि को अबुल फजल लेखक के द्वारा तकरीबन 5 बार संशोधित किया गया है। इसलिए इसमें गुंजाइश की कोई बात ही नहीं बचती। इसमें जो भी प्रमाण दिए गए हैं उन प्रमाण की खोज पहले अबुल फजल ने की है, उसके बाद उनको इसमें लिखा है। जैसे कि जो भी प्रमाण, जो भी मौखिक बयान अबुल फजल को कोई भी व्यक्ति सुनाता था जब भी वो अपना सर्वेक्षण करते थे, तो वो उन बयानों को जितने भी ग्रंथ हुआ करते हैं, जितने भी अन्य यात्री वृत्तांत होते हैं, अन्य क्षेत्र में जाके उनको विस्तृत करते हैं, तब उस प्रमाण को इसमें लिखा करते हैं। ठीक है। सांख्यिक आंकड़े जो कि संख्या वाले आंकड़े हैं, उन सभी आंकड़ों को शब्दों में भी लिखा गया ताकि यदि भविष्य में इसका अनुवाद किया जाए तो आसानी से, अगर शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, संख्या समझ लेंगे, संख्या समझ में नहीं आ रही तो शब्द समझ लेंगे। ठीक है। तो आईनी अकबरी के महत्व के बारे में ये पॉइंट, 6 पॉइंट आप इजीली पहले याद कर। ठीक। फिर आईनी अकबरी की कमियां, अब कमियां भी हैं। हालांकि इसे 5 बार संशोधित किया गया है, लेकिन नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के जो सहयोगी थे उनके द्वारा कुछ ना कुछ गलतियां इसमें रह गई। जैसे कि जोड़ करने में कई कई जगह गलतियां पाई गई हैं। संख्यात्मक जो आंकड़े हैं उसमें देखा गया कि वो अलग अलग जगह के अलग हैं, यानी कि विषमताएं पाई गई हैं, अलग पाए गए। संख्या और शब्द ये भी अलग पाए गए हैं। ठीक है। संख्या 10 है, शब्द एक है, तो इस तरीके से गलत है। सभी सूबों के आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं है, यानी कि हमें हर एक सूबे के आंकड़े एक जैसे नहीं मिलते हैं। जैसे कि हमें कई सूबों के लिए, जैसे जमींदारों की जाति जो है, इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। वहीं बंगाल और उड़ीसा के संबंध में जमींदार कैसे थे इसके बारे में पता ही नहीं चलता है। तो इसका मतलब क्या है, सूबे के बारे में जानकारी एक विस्तृत रूप से हर एक क्षेत्र की नहीं दी गई है। साथ ही साथ जहां सूबों से राजकीय आंकड़े बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, वहीं इन इलाकों से कीमत कैसी थी, मजदूरी कैसी होती थी, इसके मापदंड का कोई भी यहाँ पे साधन नहीं बताया गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आईने अकबरी हालांकि अपने महत्व के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां भी नहीं थी। और वो कमियां क्या थी, आई होप आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का पहला पार्ट, आईने अकबरी के महत्व और सीमाओं को समझाइए। आई होप आप समझ गए। आईने अकबरी का महत्व क्या है, ये आईने अकबरी का महत्व हो गया, और ये आईने अकबरी की कमियां। अब सेकंड क्या है, सेकंड है ग्राम पंचायत और प्रधानों की मुगल ग्रामीण समाज को नियंत्रित करने में भूमिका। चलिए भाई डिस्कस करते हैं अथवा में भूमिका। तो बेसिकली देखो, पंचायतों और ग्राम प्रधानों ने पंचायतों और ग्राम प्रधानों ने मुगल ग्रामीण समाज को नियंत्रित करने में एक अहम भूमिका निभाई। तो सबसे पहले समझते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है। तो गांव की पंचायत जो थी बेसिकली, इसमें बुजुर्गों का एक जमावड़ा होता था। बुजुर्गों के कुछ लोग ग्राम पंचायत में सम्मिलित हुआ करते थे। कैसे, क्या आधार था इनका? आधार ये था कि इनके पास पुश्तैनी, बहुत ही पुरानी, इनके दादा परदादा की बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती। पंचायत जो थी, इसका फैसला पूरे गांव को मानना पड़ता था। तो हम ये कह सकते हैं मुगल साम्राज्य में पंचायत गांव स्तर पर उसे स्थिर रखने में, उसे विकास करने में, मजबूत रखने में सहायता कर रही थी। पंचायत का सरदार, जो भी बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, इसमें इसका सरदार होता था एक मुखिया। इस मुखिया को मुकद्दम या फिर मंडल कहा जाता था। संभवतः मुखिया का चुनाव उसी बुजुर्गों की आम सहमति से ही होता था, क्योंकि उन्हीं बुजुर्गों में से एक हुआ करते थे। मुखिया जो था वो अपने पद पर तब तक रह सकता था जब तक उस गांव के बुजुर्ग जो है उनका विश्वास हुआ करता। गांव, अब देखो ये जो पंचायत वगैरह होती थी, ये कार्य करेगी तो इसके लिए पैसा चाहिए होगा। अब इस पैसा कैसे चलता था, तो इसका जो खर्चा था वो गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर एक व्यक्ति अपना योगदान दिया करता था, चाहे वो कर के रूप में जो अधिकारियों को देना, जमींदारों के अधिकारियों को, या फिर अन्य रूप में। गांव की आमदनी, कितनी आमदनी हुई है, कितना खर्चा हुआ है, इन सभी का हिसाब किताब रखना मुखिया की एक अहम भूमिका होती थी, जिसके लिए वह पटवारी, यानी कि पटवारी उसकी मदद किया करता था। तो ग्राम पंचायत का उद्भव और उसकी विशेषता ये आपको समझ में आई। फिर ग्राम पंचायत के कुछ दायित्व, कुछ महत्वों को यहाँ पे समझो। बेसिकली इनके पास जो भी पैसा आता था, जो भी खजाना आता था बेसिकली गांव के द्वारा, उसका कैसे उपयोग होता था। तो कर अधिकारियों की खातिरदारी, अर्थात वे अधिकारी, कर अधिकारी जो राजस्व, राज्य की तरफ से कर लेने के लिए आते थे,
उनका यहाँ पे खातिरदारी किया करते थे ये लोग। बाढ़ जैसी जो भी प्राकृतिक आपदाएं यदि गांव स्तर पर आ जाती हैं तो उससे निपटने के लिए कुछ ऐसे कार्य जो कि किसान खुद नहीं कर सकते हैं, जैसे कि छोटे मोटे बांध बनवाना, तो इसके लिए उन पैसों को एकत्र करके ऐसे कार्य किए जाते थे। तो हम कह सकते हैं गांव स्तर पर मुगल साम्राज्य को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मुखिया ही उनका सारा काम कर दिया करते। पंचायत का एक बहुत बड़ा काम ये था कि वो ये तय करे कि गांव के जो लोग हैं वो अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति के हदों के अंदर ही रहें, अर्थात जितने भी समुदाय हैं वो अपनी जाति के अकॉर्डिंग अपने हद में रहें, यानी कि जो शादियां हैं वो अपनी जाति या समुदाय के अंदर ही करें। इसीलिए जब भी शादियां हुआ करती थी गांव में, वहां पर पंचायत के मुखिया जरूर जाया करते। ठीक है। उसके बाद जुर्माना लगाने और निष्कासित करने का अधिकार, अर्थात समुदाय से बाहर निकालना, अर्थात कई बार कुछ व्यक्ति यदि ऐसा कार्य कर देता था जो कि गांव के खिलाफ था, मुखिया के खिलाफ था, तो उसे बाहर कर दिया जाता था गांव से। इस समय ना तो वो अपनी जाति का, ना तो अपने समुदाय का, ना तो अपने कौशल का उपयोग कर सकता था, और यदि किसी अन्य गांव के व्यक्ति ने उसकी मदद की तो उसे भी गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। हालांकि ये कुछ समय के लिए हुआ करता। ठीक है। तो ग्राम पंचायत जो थी इसकी क्या विशेषता थी, इसका उदय कैसे होता है, इसके दायित्व क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके अधिकार क्या है। फिर बात आती है जाति पंचायत की। हालांकि गांव स्तर पर तो एक पंचायत हो गई, लेकिन जाति स्तर पर भी पंचायत थी। कैसे? ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर एक जाति की अपनी पंचायत हुआ करती थी, और इस पंचायत, ये जो पंचायत थी जाति पंचायत है, ये काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी। जैसे कि राजस्थान में जो जाति पंचायत थी, ये अलग अलग जातियों के बीच में दीवानी झगड़े जो थी उनका निपटारा किया करती थी। वे जमीन से जुड़े, ये जो जाति पंचायत होती हैं, जमीन से जुड़े दावेदारियों को सुलझाती हैं। ये तय करती हैं कि जातियां जातिगत मानदंडों के आधार पर हो, यानी जातियां जाति के अंदर ही हो, एवं गांव के आयोजन में किसको ऊपर बुलाना है, किसको यहाँ पे महत्व दिया जाना है, सम्मान दिया जाना है, ये सभी जाति पंचायत तय किया। तो मुगल साम्राज्य में किस तरीके से जो पंचायत है और ग्राम प्रधान है, ये मुगल समाज को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियरफाई हो चुका हो। तो क्वेश्चन नंबर 28 के दोनों ही क्वेश्चन, आईने अकबरी के महत्व और सीमाएं। तो आईने अकबरी का महत्व क्या था, आईने अकबरी की सीमाएं क्या थी। सेकंड क्वेश्चन, पंचायत और ग्राम प्रधानों ने मुगल समाज को किस तरीके से नियंत्रित करने में भूमिका निभाई है। आई होप समझ। तो पहले ग्राम पंचायत के बारे में लिखेंगे, फिर ग्राम पंचायत के दायित्व और महत्व के बारे में, एंड देन यहाँ पे आ जाता है जाति पंचायत। अब देखिए इंग्लिश मीडियम में, एनालाइज द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ आईन अकबरी एज सोर्स ऑफ अकबर्स रीजन। चलिए, के बाद एग्जामाइन द वेज इन विच पंचायत एंड विलेज हेडमैन रेगुलेटेड मुगल रूरल सोसाइटी। तो सबसे पहले आईने अकबरी के सिग्निफिकेंसेस क्या है, यानी कि इसकी विशेषता क्या है, और आईने अकबरी के बैकवर्ड्स यानी कि इसकी कमियां क्या है। ठीक है ना, दोबारा देख लो। आईने अकबरी की ये सिग्निफिकेंसेस हैं, ये बेसिकली एक तरीके से विशेषताएं हैं, महत्व है, और ये आईने अकबरी के ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि आईने अकबरी की कमियां हैं। ठीक। और जब आप लिखोगे अगला क्वेश्चन, तो लिखेंगे फॉलोइंग आर द रोल्स प्लेड बाय द पंचायत एंड विलेज हेड द कंट्रोलिंग द मुगल रूरल सोसाइटी। तो सबसे पहले विलेज पंचायत, इसका गठन कैसे होता है, कौन से लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, इसके बारे में लिखोगे। फिर विलेज पंचायत जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड, या फिर कह सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम पंचायत, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की इंपॉर्टेंस क्या हुआ करती थी। फिर जो कास्ट पंचायत है इसके बारे में। तो इस तरीके से क्वेश्चन 29 28 जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 28 29 हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन आंसर देखे। अब बात करते हैं 30 के। 30 में बेसिकली बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व। देखो, दो आंदोलन के बारे में पूछा गया, एक तो है असहयोग आंदोलन, इसे समझाओ, इसका जो महत्व है इसे समझाओ, या फिर सविनय अवज्ञा जो महत्व है इसको आप समझो। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं भाई कैसे कैसे लिखेंगे। तो असहयोग आंदोलन को शुरुआत करते हैं। तो असहयोग आंदोलन बेसिकली 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया था, और इस आंदोलन के पश्चात अंग्रेजों को इन भारतीयों की एकता के शक्ति का भान हो गया था, उन्हें एहसास हो गया था कि अगर इन लोगों ने एक साथ मिलकर और इससे बड़ा कोई आंदोलन किया
तो हमें भारत छोड़ के भागना ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो समझिए असहयोग आंदोलन की महत्व। गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए खिलाफत और निकटवर्ती हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ असहयोग को जोड़ा। अर्थात गांधी जी ने क्या किया, औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए उस समय जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उस खिलाफत आंदोलन के साथ में अपने इस असहयोग आंदोलन को जोड़ दिया। अब इसको जोड़ने से क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था और असहयोग आंदोलन जिसमें समाज के सभी वर्ग सम्मिलित थे, तो ये सभी एकजुट हो गए, यानी कि इन्होंने धर्मों को एक साथ एकजुट करके उसकी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पे किया। साथ ही साथ गांधी जी ने स्कूल, कॉलेज, कानून, अदालतें, इन सभी का बहिष्कार किया। अर्थात यहाँ पे शिक्षित वर्ग बहुत मात्रा में शामिल हुआ। वकीलों ने वकालत करने से मना कर दिया, वकीलों ने अपनी जो वकालतें हैं, कानून है, इनको करने से मना कर दिया। अध्यापकों ने अपने पद से इस्तीफे दे दिए कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हम असहयोग आंदोलन कराएंगे, जो अंग्रेजी शासन के साथ में पढ़ाया करते थे। विद्यार्थियों ने स्कूल जाने से मना कर दिया और वे सभी इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। यानी कि वकील, अध्यापक, विद्यार्थी, इन्होंने जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं इनको रद्द करके, वकालतों को रद्द करके वो इस आंदोलन में शामिल हुए। बहुत बड़ी विशेषता है ये इसकी। इसको आप 3 पॉइंट में भी लिख सकते हो, हालांकि जिसे मैंने एक ही पॉइंट में समझाया है। ठीक है ना, वकीलों का पॉइंट आप अलग लिख दोगे, अध्यापकों का पॉइंट अलग लिख दोगे, विद्यार्थियों का पॉइंट अलग लिख दोगे, है ना। चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इसी तरीके से लिखना। मजदूर वर्ग, तो कई कस्बों और नगरों में क्या हुआ, जो ग्रामीण श्रमिक हुआ करते थे, ये क्या हड़ताल करने लगे। साथ ही साथ यहाँ पे गरीब किसान, मजदूर, छात्र, वकील और जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हुआ करते थे, ये सभी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। हिंदुओं ने मुसलमानों, पारसी और सिखों की एकजुटता की जो विशेषता है वो इस आंदोलन में हमारे सामने प्रस्तुत हुई। साथ ही साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारतीयों के द्वारा जो भी विदेशी वस्तुएं यानी जैसे कि कपड़े वगैरह थे, इनका बहिष्कार किया गया, उन्हें जलाया गया और ये कहा कि अब से हम किसी भी विदेशी माल को आयात नहीं करेंगे, अगर आता भी है तो हम उसे खरीदेंगे नहीं। ठीक है, महिलाओं के द्वारा शराब की दुकानों के सामने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया, यानी कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अपना अहम रोल प्ले किया। और यह जो पूरी प्रक्रिया थी वो लोगों को यह बता रही थी कि जब हमारा स्वयं का शासन आएगा तब हम अपना जो देश है उसे बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर देंगे। तो ये है असहयोग आंदोलन की महत्व के बारे में। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को इजीली आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अथवा में, तो अथवा में बेसिकली हमें क्या बताना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जा सकता है। तो गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक असंतोष, जो कि नमक पर एक अधिकार था, इसको एक साथ लाने की आशा से इस दांडी मार्च को शुरू किया। तो बेसिकली इन्होंने नमक, अपने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, दांडी मार्च के लिए इन्होंने नमक का मुद्दा क्यों चुना? नमक का मुद्दा इसलिए चुना क्योंकि ये एक प्राकृतिक देन है जो कि हर एक व्यक्ति का हक है और ये भारतीयों के घर का मसाला है। अगर आपकी सब्जियों में जो नमक पड़ता है उससे बोल दे कि इस कंपनी का अधिकार है, वो आपको 100 ग्राम नमक 10 रुपए में बेचेगी, तो आप लेने के लिए मजबूर हो जाओ। लेकिन नमक तो समुद्र से प्राप्त होता है भाई, हालांकि बेचना चाहिए, उसमें मशीन वगैरह का उपयोग होता है, आपका थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन इतना महंगा तो नहीं बेचना चाहिए। ये आपने तो एकाधिकार कर लिया, किसी और को तो प्रतिस्पर्धा करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। तो ऐसे में गांधी जी ने कहा कि हम ब्रिटिश सरकार का ये जो नमक बनाने पर एकाधिकार है, इसको समाप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। तो सविनय अवज्ञा जब आंदोलन शुरुआत होती है, इनकी दांडी यात्रा की शुरुआत होती है 12 मार्च 1923 को। तो गांधी जी अपने साबरमती में स्थित जो आश्रम है वहां से निकल कर दांडी की ओर यानी कि समुद्र की ओर चलना शुरू कर देते हैं। इस यात्रा में उन्होंने भाषण दिया, उसका कई अधिक प्रभाव पड़ा। जैसे कि उन्होंने भाषण दिया कि गांधी जी ने कहा जितने भी बड़े बड़े जो समाज में उपस्थित उच्च वर्ण हैं उनसे कहा कि आप जो अछूत निम्न वर्ग जाति के लोग हैं उनकी सेवा में लग जाओ, क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत है। गांधी जी के द्वारा दिए गए भाषणों से, गांधी जी ने ये जो भाषण दिए, लोगों से आग्रह किया कि आप भी आओ, शामिल हो और बड़े वर्ग हमेशा जो है इसमें शामिल हो जाओ।
तो बहुत सारे जो लोग थे, ऐसा जादुई असर पड़ा कि वो इसमें शामिल होने लगे। और इस यात्रा में देखते-देखते लाखों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, वृद्ध, युवा सभी के सभी इसमें शामिल हो गए थे। गांधी जी ने अपनी सभाओं में प्रत्येक वर्ग, चाहे उच्च, धनी, निम्न, व्यापार, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको शामिल किया हुआ था। ठीक है? और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बड़े रूप में भाग लिया। फिर जब ये आंदोलन मतलब जब दांडी के तट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है? वहां पे जब ये नमक बना, एक मुट्ठी नमक बना के बात का मतलब कि नमक बनाते हैं, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अब से हमने नमक बनाने के एकाधिकार को खत्म कर दिया। और ठीक उसी समय 6 अप्रैल 1930 को जब ये पहुंचते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं, और जैसे नमक कानून को तोड़ा, वैसे ही गांधी जी को 1924 में जैसे इन्हें गिरफ्तार किया गया था, वैसे ही फिर से। लेकिन हालांकि एक तरफ तो नमक कानून तोड़ा, गिरफ्तार हो गए, लेकिन ये आंदोलन बहुत ही सफल रहा। क्यों? क्योंकि दांडी मार्च ने गांधी जी को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया, और इस दांडी यात्रा ने जो अन्य देश देश थे, उनकी मीडिया को भारत की तरफ आकर्षित किया। जैसे कि इस यात्रा की एक अमेरिकी मैगजीन है, टाइम्स, ठीक है? इस अमेरिकी मैगजीन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी को मशहूर कर दिया। यूरोप और अमेरिका की प्रेस के द्वारा इसे कवर किया गया। नमक यात्राओं से इस नमक यात्रा से अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि अगर हमने इन्हें कुछ शक्तियां नहीं दी हैं, तो आने वाले टाइम पे हमारा जो एकाधिकार अभी तक चलता आया है, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ये पॉइंट आप इजीली यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है? आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे हमारे, एक तो था असहयोग आंदोलन के महत्व को बताओ, और एक था सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व को। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों। तो इस तरह से हमारे 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, यानी कि सेक्शन नंबर सी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी में देख लो। ये क्वेश्चन था पहला, महाभारत काल के दौरान पारिवारिक संबंधों का वर्णन, महाभारत काल के दौरान सामाजिक स्थिति का वर्णन। अब इसमें हर एक पॉइंट में किस तरीके से आपको आंसर लिखने थे, वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। इंग्लिश में देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है? और फिर सेकंड क्वेश्चन 8 मार्क्स का, अकबर के शासनकाल में आईने-कुली का महत्व और ग्राम पंचायत और प्रधानों ने किस तरीके से ग्रामीण मुगल भारत में इसको नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है? और फिर इसी चीज को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो इजीली। एनालाइज द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ आईने क्वेरी और पंचायत इसके। ठीक है? और फिर यहाँ पे जो अभी हमने रिसेंट देखा है, असहयोग आंदोलन का महत्व या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व। तो तकरीबन 1 घंटा ऑलरेडी हमारा हो चुका है, जिसमें हमने एक तरीके से कह सकते हैं 90% जो भाग है वो यहाँ पे कंप्लीट कर। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की जो इंपॉर्टेंस है उसे समझाओ, या फिर इंपॉर्टेंस समझाओ ऑफ सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है इसके बारे में। ये पॉइंट्स आप इजीली यहाँ से इन्हें रीड आउट कर सकते हो। पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी, ये पॉइंट आप इसमें आसानी लिख देंगे। सेकंड, जो हमारा सिविल डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट है या फिर जो डांडी मार्च है इसके बारे में, तो किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, कौन सा मुद्दा चुना जाता है। ठीक है? ये पॉइंट्स इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सेक्शन सी हो जाता है 8 मार्क्स के क्वेश्चन का। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर डी, स्रोत आधारित प्रश्न। अभी स्रोत आधारित प्रश्न में आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे इंग्लिश मीडियम में इस तरीके से दिए हुए, तो शायद ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी कठिनाई हो। ठीक है? और इस तरीके से शायद पढ़ने में बहुत कठिनाई होगी, इसीलिए मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में ही बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना सारी चीजों को। ठीक है? 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे 100 से, जिसमें आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, आंसर लिखना। 31 है, निम्नलिखित स्रोत को ध्यान से पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। सांची 19वीं सदी में, बेसिकली देखो ये हमारा क्या है, एक स्रोत है। इस स्रोत को देखो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें हमारा टाइम ज्यादा चला जाएगा। ठीक है? तो आप इसको जो है इजीली पढ़ लेना। मैं सिंपल से आपको इसका आंसर बताऊंगा। आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, समझिए। पहला क्वेश्चन है, सिकंदर कनिंगम ने सांची के स्तूप में दिलचस्पी क्यों दिखाई थी? सांची के स्तूप में जो सिकंदर एक सेकंड, सिकंदर है अलेक्जेंडर, बेसिकली यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंगम होना चाहिए था। ठीक है ना? इंग्लिश में देखें क्या है यहाँ पे, अलेक्जेंडर कनिंगम होना चाहिए।
हाँ देखो यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम है, तो कुछ यहाँ पे मिस्टेक है ये वाली, याद रखना। अलेक्जेंडर कनिंघम, इनकी सांची में दिलचस्पी क्यों थी? क्योंकि इन्होंने इस स्तूप पर एक सचित्र रिपोर्ट तैयार करनी थी। साथ ही साथ ये सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध विरासत का एक केंद्र होने के साथ साथ इतिहास और पुरातत्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करता है। तो इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम की यहाँ पे सांची में दिलचस्पी थी। सेकंड, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से क्या संबंध है? बेसिकली सांची के स्तूप के संबंध में बौद्ध स्मारकों, बेसिकली सांची पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है जहां पे हमें कुछ बौद्ध के अवशेष मिले जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जहां पर बुद्ध के अवशेष मिले वहां पर स्तूप बना दिए गए थे। तो इसलिए सांची का स्तूप भी उसी के रूप में संबंधित है। लेकिन सांची का स्तूप बेसिकली जो महात्मा गांधी कह रहा हूँ, जो बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध जो थे, ये योग अवस्था में जैसे बैठे हुए होते हैं उस तरीके की एक आकृति को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सांची के स्तूप का ये संबंध है। थर्ड है, शाहजहां बेगम के द्वारा जो सांची का स्तूप था इसके संरक्षण के लिए क्या योगदान दिया? तो बेसिकली देखो, शाहजहां बेगम, इनके द्वारा फ्रांसीसी और अंग्रेज जो हुआ करते थे, इन दोनों को जो वास्तविक कृतियां, वास्तविक पत्थर, मूर्तियां, इन सभी को वहां से ना ले जाने के बजाय जो प्लास्टर यानी कि उसकी नकल जो थी उसको ले जाने के लिए मना दिया। दूसरा, इन्होंने स्तूप की टूटी फूटी संरचना के लिए, रख रखाव के लिए अनुदान दिया। साथ ही साथ जब जॉन मार्शल सांची के स्तूप का यहाँ पे बेसिकली अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, तो इस रिपोर्ट को वो सुल्तान जहां बेगम को, सुल्तान जहां नहीं है, शाहजहां बेगम है, ठीक है, तो शाहजहां बेगम को वो दे देता है और उस रिपोर्ट की शाहजहां बेगम जो है रक्षा करती है। उन्होंने जॉन मार्शल के लिखे इस संस्करण को प्रकाशन करवाया ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके। तो यह है शाहजहां बेगम की विशेषता। अब इसी में शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी थी नूरजहां बेगम। तो इन नूरजहां बेगम के द्वारा संग्रहालय, अतिथिशालय सांची के स्तूप में बनवाने के लिए अनुदान दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से अलेक्जेंडर कनिंघम की दिलचस्पी क्यों जगी, सांची के स्तूप का संबंध क्या था, और शाहजहां बेगम ने स्तूप का संरक्षण कैसे किया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में समझ सकते हो, सांची इन दी 19th सेंचुरी, और ये आपका स्रोत है, इजीली इसे रीड आउट कीजिए। बात करें क्वेश्चन की, तो व्हाई वाज सांची हैज इंटरेस्टिंग अलेक्जेंडर कनिंघम, तरीके से वो क्यों इंटरेस्टेड था, और हाउ वाज सांची रिलेटेड द बुद्धिज्म, इस तरीके से वो किस तरीके से यहाँ पे रिलेटेड था बुद्धिज्म के संबंध। फिर थर्ड है, हाउ डिड शाहजहां बेगम कंजर्व सांची स्तूप, किस तरीके से उन्हें कंजर्व किया सांची के स्तूप। अब क्वेश्चन में 32 देखिए, 32 में बेसिकली हमारे एक क्वेश्चन है वो कि है सोर्स बेस्ड, कृष्ण के प्रति प्रेम यानी कि मीराबाई जी के बारे में होगा, चैप्टर नंबर 6 से है। एक मीराबाई द्वारा रचित गीत का अंश और एक पद में कहावत। गीत का अंश क्या है, अगर चंदन की चित बढ़ाऊं अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर जोत में मिला। अब इनकी एक और पद है, उनमें ये कहते हैं, राणो जी मेवाड़ मारो काई करसी, मैं तो गोविंदरा गुण गास्या, राणो जी विदुषी गांव रखासी, हरि रस्या कुमलस्या, इस तरीके। तो ये बेसिकली उनके अंश हैं, कुछ पद। अब इस संबंध में क्वेश्चन पूछा गया, पहला, मीराबाई को आप तपस्वी कहते हो, ऐसा आप उन कारणों के परीक्षण कीजिए जिसकी वजह से आप उन्हें तपस्वी कहते हैं। पहला, मीराबाई जी ने जो एक राजकुमारी हुआ करती थी, उन्होंने राजकुमारी के इन जो भी सिद्धांत वगैरह होते हैं और पत्नियों के सिद्धांत को ना मानते हुए एक तपस्वी का जीवन जिया है, और वो एक भक्ति धारा की, बेसिकली हम कह सकते हैं रहस्यवादी कवि बन गई थी। वह अपने समय में जो भी परंपराएं थी उनके खिलाफ खड़ी थी, जैसे कि जाति परंपरा। ठीक है, उन्होंने कृष्ण को अपना आध्यात्मिक एक तरीके से कह सकते हैं गुरु, पति, परमेश्वर, सब कुछ कृष्ण को मान के अपनी भक्ति स्टार्ट की थी। ठीक है, तो मीराबाई जी को तपस्वी कहने के ये कारण। सेकंड, मीराबाई का मेवाड़ के साथ में क्या संबंध? बेसिकली मीराबाई का जो विवाह था वो मेवाड़ के राजकुमार के साथ में कर दिया था, लेकिन मेवाड़ के जो राजकुमार इनके पति थे राणा, इनकी कुछ समय के पश्चात ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, थर्ड है, भक्ति आंदोलन में कवि संतों में मीराबाई किस प्रकार अद्वितीय थी।
मीराबाई भक्ति संतों में कैसे अलग थी ये समझाएं। बेसिकली एक तो मीराबाई स्त्री थी, ये सबसे अहम बात है। मीराबाई ने सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ में, यानी कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जितने भी दायित्व होते हैं उनको नहीं माना, जो भी परंपराएं थी उनको नहीं माना और इनका उल्लंघन किया है। एक तरीके से उन्होंने अन्य भक्ति संतों की तरह ना तो समाज में ना ही तो आर्थिक तौर पे किसी भी प्रकार का कोई संग्रह संचय नहीं किया था। और ये इसीलिए और ज्यादा प्रसिद्ध थी क्योंकि स्त्री भक्ति धारा में ये पहली स्त्री हुआ। श्री कृष्ण अर्थात मीराबाई जी ने श्री कृष्ण को अपना पति प्रेमी मानकर उनकी भक्ति की थी। मीराबाई ने राजभवन से निकलकर एक घुमक्कड़ गायिका बनने तक की कहानी को समझाया है। मीराबाई ने अपने अंतर्मन की जो भावनाओं में व्यक्त होने वाले जो भाव हैं उनको ही रचना की। जातिवादी परंपरा का विरोध किया क्योंकि मीरा जी के जो गुरु थे वो रैदास थे जो कि जाति से चरमकार हुआ करते। तो मीराबाई जी के बारे में कृष्ण के प्रति प्रेम ये जो उनका एक स्रोत है, उस आधार पर जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में देख सकते हो लव ऑफ द लॉर्ड, दिस पार्ट ऑफ सॉन्ग एट्रीब्यूट टू मीराबाई एंड सेकंड इन द अदर वर्ड्स ऑफ द सिंग। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है एक्समाइन द रीजन ऑफ कॉलिंग मीराबाई एज ए एस्टिक फिगर। इस तरीके से आप कहेंगे इस तरीके से। उसके बाद अच्छा इसको ना हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड में। हाँ ठीक है, राइट है। अब सेकंड क्या है, एनालाइज मीराबाईज रिलेशन विद मेवाड़। इस तरीके का रिलेशन था। हाउ वाज मीराबाई यूनिक अमॉन्ग द पोएट सन्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। किस तरीके से थे ये हमें समझ। अब आ जाता है एक और। अब ये वाला जो स्रोत है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसे अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो 5-7 मिनट आपके ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली अगर आपको देखना है तो आप जाओ अराउंड पेज नंबर मुझे वैसे याद नहीं है, बता देता हूँ एक बार। आपके इसी में दिया हुआ है पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर कहाँ है, हाँ जहाँ तक मुझे याद है 333 के आसपास पेज नंबर है, जाके देखना। चैप्टर नंबर 15 में मिलेगा आपको, ठीक है, चैप्टर नंबर 15 में ये देख लेना। संविधान सभा खंड 1 इस तरीके से लिखा होगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें क्वेश्चन है संप्रभुता शब्द की व्याख्या कीजिए। संप्रभुता शब्द का मतलब क्या है। तो संप्रभु लोगों को आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार देता है एवं यह कहता है कि कोई भी बाहरी शक्ति भारतीय सरकार को निर्देशित नहीं कर सकते। तभी संविधान में इस संप्रभुता के शब्द को जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है कि भारत स्वयं ही अपने जितने भी निर्णय, जितने विवाद मसले उनको सुलझाएगा। उसमें निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ भारत को होगा, अन्य बाहरी शक्ति भारत पर कोई भी अधिकार नहीं जमा सकती। दूसरा परिच्छेद में लोकतंत्र जो है उसका इस संप्रभुता के शब्द से क्या संबंध है। क्या संबंध है भाई, तो देखो इस अनुच्छेद में कह सकते हो या परिच्छेद में कह सकते हो, इसने ये दिखाया कि भारत जो है वो एक अब संप्रभु राज्य बनने जा रहा है, ना कि किसी दूसरे के अधीन। यानी कि लोकतंत्र का संबंध संप्रभु से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब भारत जो है वो एक संप्रभु राज्य बनने वाला है, ना कि दूसरे के अधीन होने वाला है। किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण में हम अपने कार्य नहीं करने वाले, अब हम स्वतंत्र होने वाले। यह लोगों के द्वारा उन लोगों के लिए सरकार को इंगित करने वाले गणराज्य से संबंधित किए गए। तो ये 3 पॉइंट हैं, इजीली आप इन्हें लिख सकते हो। अब सबसे आखिरी आ जाता है इसमें, संवैधानिक निर्माताओं ने आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर कैसे प्रकाश डाला। आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता मतलब भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक सामाजिक व्यवस्था हासिल करके लोगों को कल्याण देने का प्रयास किया, जिसमें सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। अर्थात भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कहा कि एक सामाजिक व्यवस्था हम ऐसे बनाएंगे जिसमें लोगों के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके, लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अच्छे तरीके से प्रदान किया जा सके। इस आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। वे चाहते थे कि भारत एक साम्राज्यवादी राज्य बने, लेकिन जैसा कि आपने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति में जो विवाद है उसको पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। मैं थोड़ा आपको गहराई से समझा देता हूँ कि विवाद था, मतलब भारत के सामने 2 मॉडल थे, साम्राज्यवाद सॉरी समाजवाद या फिर पूंजीवाद। लेकिन भारत ने ना समाजवाद अपनाया ना पूंजीवाद अपनाया। ये कहानी उस समय की है साम्राज्यवाद राज्य बनाने की, जब संविधान बन रहा था, ठीक है। और वो जो विवाद है वो संविधान के बनने के बाद का है। उन्होंने एक ऐसी नीति बनाने का प्रयास किया जिसके माध्यम से आय
और स्थितियों में असमानता को कम किया जा सके। यानी कि जो समाज में 10 करोड़ और 1,000 के बीच का ये जो फर्क है, 10,000 1 रुपए के बीच का जो फर्क है, कुछ अवसर, कुछ आर्थिक पहलू ऐसे बनाओ जिससे इसे कम किया जा सके। ठीक है, तो संवैधानिक निर्माताओं ने आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता को इस तरीके से प्रकाश पर डाला। तो संप्रभुता शब्द की व्याख्या करिए, परिच्छेद में लोकतंत्र का संबंध क्या रहा है, संवैधानिक निर्माताओं ने आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर कैसे प्रकाश डाला। आई होप आप समझ। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश में से यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से। आप चाहें तो यहाँ से इसे इजीली पढ़ लीजिए। ये रहा, यहाँ से मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा, फिर यहाँ से आप इतना पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ से। अब समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ सॉवरेनिटी, के बाद इसका रिलेशन कैसे है डेमोक्रेसी के साथ में। एंड एक सेकंड, पहले क्वेश्चन का आंसर तो देख लो, इतनी जल्दी कहाँ जाते हो। 33.1 33.2 के बाद 33.3 क्या कहता है, हाउ डिड दे कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मर्स, यानी कि जो फ्रेमर्स है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स, हाईलाइटेड द नीड ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इस तरीके से कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब जाता है खंड ई यानी कि मानचित्र, मैप बेस्ड क्वेश्चन। कैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन है, पहले तो 13.4.1 है, इसमें हमें अमरावती के एक स्तूप को समझाना है। राक्षसी राक्षसी कह रहा हूँ, राक्षसी तालिकोटा युद्ध मेरे को याद आ गया। ठीक है, तो राखीगढ़ी सिंधु घाटी स्थल बताना है, एक आगरा क्षेत्र में मुगलों का नियंत्रण, या फिर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बताना। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर ही है भाई। अथवा में देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन है। सेकंड है कि उसी रूपरेखा मानचित्र पर दो स्थान ए और बी को अंकित किया गया, तो 1857 के विद्रोह के केंद्र के रूप में उन्हें पहचाना। ठीक है ना, अभी हम समझेंगे। और इसी को आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश में देख सकते हो। ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट द लेवल ऑफ द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट सिंबल्स। अमरावती स्तूप, राखीगढ़ी इंडस वैली साइट, आगरा टेरिटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स, विजयनगर कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। Other 13.2, that is one of the outline map two places have been marked as A and B as the centers of the revolt of 1857. Identify them, that is the correct names on the lines down near them. तो आपको समझ में आया ना कि मैप के ये 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 करने हैं, इसमें तीसरे वाले में ऑप्शन है और इसमें आपको 2 करने हैं। चलिए हम बढ़ते हैं। तो अमरावती स्तूप का संबंध किससे है बेसिकली, अमरावती स्तूप ये रहा हमारा यहाँ पे इस एरिया में। ठीक है, अमरावती स्तूप है हमारा यहाँ पे। और सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड, सेकंड है इंडस वैली, यानी कि जो राखीगढ़ी है इसके बारे में। तो राखीगढ़ी हमारा कहाँ पे है, राखीगढ़ी है यहाँ पे, ये रहा पंजाब के पास में, पंजाब और हरियाणा के पास में। ठीक, उसके बाद है एक तो आगरा बताना है टेरिटरी और विजयनगर की राजधानी। तो आगरा बेसिकली यहाँ पे है इस एरिया के पास में। ठीक है, और उसके बाद और जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है वो यहाँ पे हुआ करती थी इस जगह पे। ठीक, अब जो 2 भाग ये यहाँ पे हमको दिए गए, ये 1857 के केंद्र है, जिसमें से ये वाला जो आप देख रहे हो ए पार्ट, ये तो है झांसी। ठीक है, ये तो है झांसी, और जो बी वाला पार्ट है ये है कलकत्ता। ठीक है, ये है कलकत्ता। इस तरीके से आप मैप को समझ सकते हैं। तो अमरावती स्तूप कहाँ पर है, ये यहाँ पे अमरावती स्तूप है। राखीगढ़ी एक बौद्ध स्थल यहाँ पर है। आगरा केंद्र शासित प्रदेश मुगलों के अधीन ये रहा, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी यहाँ पर है। 1857 का केंद्र नहीं, जो मतलब राज्य थे उसमें झांसी यहाँ पर है और कलकत्ता यहाँ पे है, ये चिन्हित करना है। इसी तरीके से आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आसानी से समझिए। अब इसी चीज को जो दृष्टिबाधित बच्चे उनके लिए कुछ बताया गया है। परिपक्व हड़प्पा काल के किन्हीं 2 स्थलों के नाम बताओ। 2 स्थलों के नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो। हड़प्पा, बनावली, कालीबंगन, बालाकोट, राखीगढ़ी, धौलावीरा, नागेश्वर। मुगल साम्राज्य के तहत किसी एक क्षेत्र का उल्लेख करो। एक क्षेत्र नहीं, बहुत सारे बताएंगे, जैसे कि दिल्ली, आगरा, पानीपत, अम्बेर, अजमेर, लाहौर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम बताइए, तो विजयनगर। अब इसी में अगला है 1857 के विद्रोह के केंद्र के कोई 2 नाम लिखिए। दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, कलकत्ता, बनारस, ये है। तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि दृष्टिबाधित बच्चे हुआ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन का हमारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस था, जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। एंड आई होप मैप के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था क्लास 12 हिस्ट्री का सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन हिंदी
एंड लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर हर जगह आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को तो मिल जाएगा, लेकिन एक कंप्लीट सॉल्यूशन विद हिंदी एक बोर्ड के नजरिए से कैसे आपको आना चाहिए, लिखना चाहिए, वो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और मैं आशा करता हूँ जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाए हैं, आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गए। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को इतना ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना छूट पाए जिसको ये वीडियो ना पहुंचे, ताकि वो भी क्लास 12 का जो भी बच्चा है उसे आसानी से हर एक क्वेश्चन को समझ में आ सके। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को आसानी से समझ सके। हिंदी मीडियम में प्लस इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से समझाना यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनके साथ भी वीडियो पहुंच सके। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। लेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।